हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 जो कि कक्षा 12वीं के लिए है, उसका पाठ 2 जिसका नाम है पतंग। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा है, जिनका जीवन परिचय हमने पिछली वीडियो में पढ़ा तथा उसको समझा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमारी कविता है पतंग। पतंग नाम सुनते ही हमारे सोच में, हमारे दिमाग में पतंग की सारी कृतियाँ आ जाती हैं। किस प्रकार से पतंग आसमानों में उड़ती है, खेलती है, खिलखिलाती हैं, रंग बिरंगी तितलियों की तरह उड़ती हैं। बच्चों को मन को मोहने वाली ऐसी पतंगे हमारे सामने आ जाती हैं। तो पतंग कविता में किस प्रकार का मौसम होता है, किस प्रकार बच्चे उन पतंगों को हासिल करना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में कवि एक मनमोहक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इस पूरी कविता में आपको स्पर्श बिंब, दृश्य बिंब देखने को मिलेंगे। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। कवि कहते हैं कि सबसे तेज बारिश होती है भादो के महीने में। अब वो भादो बीत गया है, तेज बौछारें वाला जो पानी आता है वह अब चला गया है। उस समय बहुत काले काले बादल मंडराते हैं तो सूरज भी दिखाई नहीं देता, परंतु जब भादो गया तो उसके साथ काले काले बादल भी चले गए। तो अब क्या हो गया, सूरज बाहर निकल रहा है बादलों की ओर से, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक नया सवेरा हमारे सामने आ गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए। ऐसा लग रहा है कि खरगोश की आंखों के समान यहाँ पर कवि ने, जब सूरज उदय होता है तो हम देखते हैं कि उसकी रोशनी, उसका जो प्रकाश होता है वह लाल रंग का होता है। सूरज हमें थोड़ा लाल दिखाई देता है सूर्य उदय होते समय और सूर्य अस्त होते समय, दोनों ही समय हमें वह लाल दिखाई देता है। उनकी तुलना उन्होंने यहाँ पर खरगोश की आंखों से की है। जिस प्रकार खरगोश की आंखों को हम देखते हैं तो वह भी हमें लाल दिखाई देती हैं, और अंधेरे में जब उनकी आंखों के ऊपर हम लाइट डालते हैं तो वह अलग ही तरीके से चमकती हैं। उसी प्रकार से खरगोश की आंखों से सवेरे की तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि खरगोश की आंखों के समान लाल लाल सवेरा आ गया है। अब भादों का महीना बीत चुका है। अब कौन सा महीना आ गया है, शरद ऋतु आ गई है। शरद ऋतु भादों के भयानक पुलों को पार करते हुए, उसकी भयानक बारिशों को झेलते हुए आखिरकार हमारे सामने आ ही गया है। इतनी बड़ी पुलों को पार करके भी शरद का मौसम अब आ गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। कवि कहते हैं कि जो शरद ऋतु आई है उसने क्या किया, भादों के भयानक जो पुल थे उनको पार किया, और पार किससे किया, चमकीली साइकिल से। जिस प्रकार से सूरज की किरणें आती हैं सुबह सुबह तो वो बहुत ही तेज चमक होती है उनके अंदर। तो कवि कहते हैं कि जो शरद ऋतु आई है वह सूरज की चमकीली साइकिल पर सवार होकर तेज गति से आई है और घंटियां बजाते हुए शोर कर रही हैं। जिस प्रकार से सूरज उदय होता है तो चारों तरफ चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, उनकी मनमोहक आवाज़ें आती हैं। उसी प्रकार से जब शरद ऋतु साइकिल पे सवार होकर आ रही है तो घंटियां बज रही हैं जोर जोर से, और चमकीले इशारे करते हुए पतंग उड़ाने के लिए बच्चों को बुला रही हैं। वह जो इशारे करते हुए आ रही हैं चमकीली साइकिल पर बैठकर, शरद ऋतु का जो मौसम होता है वह बहुत ही मनमोहक होता है। उस समय ना ही ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही गर्मी होती है। एक धीमी धीमी सी सूरज की रोशनी होती है, थोड़ा ठंडा मौसम होता है पर बहुत ही साफ और क्लीन मौसम होता है। ऐसे समय में वो शरद ऋतु मानो बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए इशारे से बुला रही है, बोल रही है, बच्चों आओ, अब पतंग उड़ाने का मौसम आ गया है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब आकाश को भी उस शरद ऋतु ने इतना मनमोहक दृश्य है
कि बादल जो है वह भी अब काले काले भयानक नहीं दिखाई देते हैं, एक मुलायम सी सॉफ्ट रुई के समान दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे मुलायम बादल इसलिए बनाए हैं क्योंकि जब बच्चे पतंग उड़ाए तो वह पतंग बहुत ऊपर तक उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। कवि कहते हैं कि ऐसे समय में दुनिया की सबसे हल्की कागज, हल्की चीज भी उड़ जाए। पतंग का जो कागज होता है वो बहुत ही हल्का, बहुत ही पतला होता है, इसलिए कवि कहते हैं कि दुनिया की सबसे हल्की चीज भी उड़ जाए, सबसे रंगीन चीज भी उड़ जाए, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कवि कहते हैं हल्का, रंग बिरंगा, पतला कागज, बांस की पतली कमानी उड़ सके, मतलब इन सब चीजों से बनी हुई पतंग, रंग बिरंगी जो पतंग होती हैं वह आसमान में उड़ सके। इस प्रकार का सुहाना शरद ऋतु का मौसम आ गया है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकियारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब कवि कहते हैं कि ऐसे समय में जब पतंगे उड़ाते हैं तो बच्चे सीटियां बजाते हैं, शोर करते हैं, कोलाहल मचाते हैं, तो ऐसी किलकारियों की दुनिया सज जाए और तितलियों के समान नाजुक वहां पर ऊपर आसमान में पतंगे उड़ती हुई दिखाई दे। ऐसा मौसम आ चुका है और ऐसा मौसम बच्चों को अपनी तरफ इशारे करके बुला रहा है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि कहता है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चे जो होते हैं वह जब जन्म लेते हैं तो उनके जो पैर होते हैं, पैरों के तलवे होते हैं, वो बहुत ही नाजुक, सॉफ्ट, मुलायम होते हैं, रुई कपास के समान। यहाँ पर कपास श्वेत का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है और स्वच्छंदता का प्रतीक है, सत्यता का प्रतीक है। जिस प्रकार से बच्चे का मन साफ, स्वच्छ और चंचल होता है, उन सबको कपास से यहाँ पर उनकी उपमा दी गई है। और कवि कहते हैं कि कपास के समान वह जन्म से ही अपने पैरों को लेते आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास जब वे दौड़ते हैं बेसुध। ऐसा लगता है मानो वह कपास के समान पैरों से जब बच्चे पृथ्वी पर दौड़ते हैं तो बच्चे नहीं, पृथ्वी घूमती हुई उनको पैरों के पास आती है, उनके पैरों का चुम्बन लेने आती है, क्योंकि वह बच्चे तो उस पृथ्वी पर बेसुध दौड़े जाते हैं, उनको कोई होश नहीं है। ऐसे वो पतंग उड़ाने में व्यस्त होते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब बच्चे छतों पे दौड़ते हैं तो वो छतों को भी ऐसा समझते हैं जैसे कि कोई मुलायम गद्दा हो। अपने उन सॉफ्ट और मुलायम पैरों से वह उन छतों को, कठोर छतों को भी मुलायम बना देते हैं। और ऐसे में जब वो दौड़ते हैं छतों के ऊपर तो जो धम धम की आवाज़ आती है उनसे ऐसा लगता है कि चारों दिशाएं नगाड़े बजा रही हो, ढोल बजा रहे हो। जब वो पैर भरते हुए चले जाते हैं, जब वो पैर भरते हैं, चलते हैं तो वो धमधम की आवाज़ ऐसी लगती है जैसे चारों दिशाएं नगाड़े बजा रही हो। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अब जब वह बच्चे अपने नाजुक पैरों से छतों के ऊपर धमधम से नगाड़े बजाते हुए, बेसुध होते हुए दौड़ते हैं तो वह छतों के किनारों पर, खतरनाक जो किनारे होते हैं वहां पर आ जाते हैं, परंतु उनको उन जगह पर गिरने से उनका जो रोमांचित, उनका जो उत्साह है, उनका जो जोश है, उनका जो पतंग उड़ाने का लक्ष्य है वही उनको बचाता है। उनके अंदर से जो मधुर संगीत और ध्वनि आती है, पतंगों को उड़ाने की जो उनकी इच्छाएं हैं, वही इच्छाएं उनको पकड़े रखती हैं और उन खतरनाक किनारों से भी गिरने से उनको बचाती हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। ऐसा लगता है उस समय जब हम बच्चों को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आसमान में उड़ती हुई वह हल्की सी पतंग, वो पतला सा धागा उन बच्चों को थामे रहा है, उन बच्चों को उस धागे ने पकड़ रखा है।
महक एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है कि वह इन खतरनाक मोड़ों से, खतरनाक किनारों से गिरेंगे नहीं, क्योंकि उनको पतंग ने और उस पतले से धागे ने बांध रखा है। जब वह गिरेंगे तो उस पतंग के साथ साथ उड़ जाएंगे। और बच्चों के मन में भी ऐसी अभिलाषाएं, ऐसी इच्छाएं होती हैं। जब वो पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें किसी भी चीज़ की ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, कुछ भी याद नहीं आता। उनको बस ऐसा लगता है कि उन पतंगों के साथ वो बच्चे भी उड़े जा रहे हो। अपने रंध्रों के सहारे अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। परंतु जब बच्चे उस खतरनाक किनारों पर पहुंचते हैं छतों की, और कभी गिर जाते हैं और गिरने से उनको कोई चोट नहीं लगती, वह बच जाते हैं, तो फिर उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। वो निडर हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सुनहरे सूरज के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। दूसरे दिन दुगुने उत्साह से, दुगुने जोश से अपनी पतंग उड़ाना शुरू करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती उसके बेचैन पैरों के पास। अब जब वह ऐसा करते हैं तो पृथ्वी भी क्या करती है, उनके लक्ष्य तक उनको पहुंचाने के लिए, उनकी मंजिल तक उनको पहुंचाने के लिए और भी तेज गति से घूमती हैं। उनके जोश और उत्साह में अपना जोश और उत्साह मिला देती हैं और उन बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती हैं। इस पूरी कविता के माध्यम से कवि पतंग को उड़ाते समय जो बच्चों के मन में उत्साह और जोश होता है, उसे उनकी जिंदगी के लक्ष्य तक पहुंचने से जोड़ता है। जिस प्रकार से पतंग उड़ाने के लिए बच्चे अपनी जान तक को जोखिम में डाल देते हैं, परंतु पतंग उड़ाना बंद नहीं करते, उसी प्रकार से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास करें तो हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा सकते हैं। आई होप आप सभी को यह कविता अच्छी लगी होगी। थैंक यू।